आप सभी का धात के इस स्मृति वन में मैं शांति प्रकाश जिज्ञासु आपका स्वागत करता हूं। और आप जो है अपना समय निकालकर यहाँ पर आए हैं, इसके लिए भी आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। समय काफी हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि हम सबसे पहले उस धरती के जिसमें हमने जन्म लिया है, ये हमारी मातृभूमि है, पितृभूमि है, तो मैं सबसे पहले भारत माता की जय करना चाहूंगा। तो मैं भारत माता नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद। और अब मैं चाहूंगा कि ध्वज आरोहण आज का जो मुख्य कार्यक्रम होना है, उसमें मैं चाहूंगा कि हमारे आदरणीय लोकेश नवानी जी के साथ ऋषिकांत मंगाई जी, शैलजा चौहान जी, अरविंद गुप्ता जी, उषा गोसाई जी, आप सब नवानी जी के साथ में सहयोग करेंगे और नवानी जी से आग्रह करेंगे कि फ्लैग होस्ट ध्वज आरोहण करने की कृपा करेंगे। और उसके बाद हम सब अपनी अपनी जगह पर खड़ा होकर जनगण मन करेंगे। सर, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमारे बहुत सारे मित्र कई सालों से, 2 सालों से कम निरंतर यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग धात को बहुत पहले से भली भांति जानते हैं कि धात के जो कार्यक्रम हैं, उनके जो एकांश हैं, उनकी क्या क्या वो लोग काम करते हैं, आप इससे विदित हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग विधाओं के लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि विश्वास गुप्ता जो द पीपल्स ऑफ ग्रुप के
सदस्य हैं, मैं चाहूँगा कि वो आए और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। श्री विश्वास गुप्ता जी, स्वागत है आपका। जोरदार तालियों से इस युवा का स्वागत किया जाए। सभी को नमस्कार। मैं अपने भाषण की शुरुआत सबसे पहले भारत माता की जय कह के शुरुआत करना चाहूँगा कि मैं चाहूँगा कि सभी जो है मेरे साथ भारत माता की जय का नारा लगाएं। तो मैं शुरू करना चाहूँगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आजाद हुआ। माननीय अतिथिगण एवं मेरे सभी साथियों, मैं विश्वास गुप्ता द पीपल्स ग्रुप का सदस्य आप सभी का धाट में पधारने का पर अभिनंदन करता हूं। देशभक्तों के त्याग और तपस्या और बलिदान की अमर कहानी 26 जनवरी पर समेटे हुए उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास भारत की भूमि पर पग पग में अंकित है। किसी ने सच ही कहा है, कण कण में सोया शहीद, पत्थर पत्थर इतिहास है। आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान यानी कायदे कानून लागू हुए और जिसकी जिम्मेदारी बाबा भीमराव अंबेडकर को दी गई थी। महोदय, मैं अपनी वाणी को अंत की तरफ ले जाते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यह भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, कि यह भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। यह अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कण कण हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हमारी अस्थि को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। और मैं अंत में एक बार फिर से आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी मेरे साथ जोर से बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद साथियों, धन्यवाद। विश्वास गुप्ता, इस युवा के आपने ओजस्वी भाषण सुने और आपने देख लिया कि ताकत एक युवा के अंदर जो एनर्जी होती है उन्होंने प्रस्तुत की। और अब मैं उस इंसान को बुलाना चाहता हूं कि जिन्होंने इस पूरे जंगल को, ये जो पत्थर थे जिसमें गोल गोल पत्थर थे और इसमें कुछ अब हरियाली दिख रही है, बहुत पेड़ बड़े बड़े हो गए हैं, जो न केवल शनिवार इतवार बल्कि कह सकता हूँ कि हफ्ते के प्रत्येक दिन के जब भी उन्हें समय मिलता है वो आती हैं और इस कार्यक्रम को यहाँ पर आगे बढ़ा रही हैं। हम सब का भी उनके साथ एक अटैचमेंट है। मैं आदर से इस स्मृति वन की जो इस समय सेक्रेटरी हैं नीना रावत जी को बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें। नीना रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज 73वें गणतंत्र दिवस की शुभ बेला पर आप सब हमारे साथ इस ध्वजारोहण समारोह में पधारे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे LIC से भी हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक का मैं नाम ही ले सकती इस समय, लेकिन बहुत जो दिल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर या हमारे बिना बुलाए भी यहाँ पहुँच जाते हैं, उसके लिए भी शुक्रिया आप सबका। तो आज के दिन की महिमा के बारे में आप सब गणमान्य में से ज़्यादा अच्छा बोल सकेंगे। मैं सिर्फ अभी तक इस स्मृति वन से जुड़ी थी, तो आज शुभ मौके पर जो है मैं एक थोड़ा सा अपना इस सफ़र को विस्तार देने के लिए मैं एक घोषणा करना चाह रही थी। जो हमारा एक पुनरुत्थान जो हमारे कार्यक्रम है, जिसमें कि हम केदार आपदा से जुड़े बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत से परिवार उस समय
जो दुविधा से और जिस भी कष्ट से गुजरे उनके लिए हम लोग यहाँ से हाथ से हम लोग जो कर रहे हैं। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से एक बच्चे को मैं शिक्षा के माध्यम से थोड़ा सपोर्ट करने की घोषणा करती हूँ, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद। बहुत धन्यवाद मैम। और आपकी ये जो पहल है, इस पहल पर हमें नाज भी है और ये आगे बहुत बढ़ती जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। और मैं चाहूँगा कि LIC से हमारे बहुत सारे मित्र यहाँ आए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि अनिल अरोड़ा साहब आप आए और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अनिल अरोड़ा साहब के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आप समय समय पर LIC से हमें बहुत मदद मिलती रहती है, हमें सहयोग मिलता रहता है, और LIC के सभी लोगों के लिए मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, आपका साधुवाद करता हूं। जितने लोग भी आते हैं, कहते हैं ना पंजाबी में कि 1 से सवा लाख लड़ाऊं, तो उस ढंग से ये है। और आप लोग हमारे लिए एक के बदले में 1.25 लाख के बराबर आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए सर, अरोड़ा सर। धन्यवाद सर। आप में सभी साथियों को भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से मैं अनिल अरोड़ा आप सबके बीच में समक्ष गत 2 वर्षों से मंगई जी के कारण मैं आपके साथ जुड़ पाया। और मुझे बड़ा सौभाग्य की बात है कि मुझे नवानी सर से मुलाकात हुई। यहाँ आने पे नीना मैम से कंटिन्यूस बात होती रहती है, मैम का हमेशा मैसेज भी आता रहता है हम लोगों को। और जैसे कि हम सबको पता है, आज हमारे देश का 73rd रिपब्लिक डे है। और रिपब्लिक मीन्स कि हमने आज के डेट में सन 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया था, हम सबको पता है, जिसमें अंग्रेजों ने हमें आज़ादी तो 47 में दे दी थी, लेकिन डायरेक्टिव्स उनके ही चलते थे। तो उस डायरेक्टिव्स को हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर सर, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, जिन्होंने संविधान को मतलब आज के दिन में लागू करवाया। और उसी संविधान के अनुसार ही हमारा देश 26 जनवरी को सेलिब्रेट करता है। और इस 26 जनवरी को एक और अच्छा मतलब इवेंट हुआ, वो मैं आपको मतलब हम सबको जैसे कि पता है कि अभी तक अमर जवान ज्योति पे हमारे सभी वीर जवानों की एक अमर लौ जलती थी। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री सर ने सारे वीर जवानों के लिए एक वॉर मेमोरियल का इनॉग्रेशन किया, जिसमें हमारे 1947 ऑनवर्ड्स जितने भी, जो मेरी जानकारी में है 1947 ऑनवर्ड्स जितने भी देश की आजादी के लिए, चाहे वो 1971 वॉर हो, चाहे चाइना वॉर हो, चाहे क्या कहते हैं कारगिल वॉर हो, जितने भी उसमें हमारे क्या कहते हैं वीर सैनिक उसमें शहीद हुए, उन सबका उनका नाम है। और वो हमारी अमर ज्योति का विलय आज उसमें वॉर मेमोरियल में लास्ट वीक मतलब बिल्कुल सैन्य सम्मान के साथ उसको मर्ज करा दिया गया है, विलय करा दिया गया है। और ये हमारे लिए, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। तो मैं बस आप लोगों से थोड़ा सा ये शेयर करना चाहूंगा कि मैं उस विलय सेरेमनी को मैंने टेलीविजन से लाइव बैठ के जब मैं देख रहा था, तो मुझे उसमें 2-3 चीजें बड़ी अच्छी लगी, जो मैं आप लोगों के समक्ष शेयर जरूर करना चाहूंगा। एक उसमें जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय जब किसी फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करने गए, तो उन्होंने कहा कि शायद वो रशिया के बारे में बता रहे थे कि मैं जब वहां ट्रेवल करने गया तो अनायास ही उनके वहां के लोगों ने उनको वहां पे वॉर मेमोरियल पे दर्शन करवाए। तो वहां पे क्या देखा उन्होंने कि जो भी न्यूली मैरिड कपल था, तो वो ब्लेसिंग्स लेने वहां वॉर मेमोरियल पे जाता था। मतलब ये चीज जो मुझे सबसे ज्यादा उसमें अट्रैक्ट करी कि किसी नेशन के मतलब जब भी कोई अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहा है, तो वो वॉर मेमोरियल में जाके उन शहीदों से आशीर्वाद लेता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव को फॉलो किया और उसी गाइडलाइंस पे इंडिया में वॉर मेमोरियल बना। और ये वॉर मेमोरियल मतलब हमारे देश की तरफ से भी सबको अपील की गई है। उसी दिन मैंने मतलब सुना था कि हमारे देश वासियों के लिए एक ये प्रेरणा का सूत्र भी है कि हम जरूर जाए वहां पे, दिल्ली कभी भी जाना हो तो हमको अनायास ही वहां जरूर जाना चाहिए। इंडिया गेट तो मैं कई बार गया हूं
और लेकिन जो इन्होंने वॉर मेमोरियल को जो इन्होंने डेवलप किया है, तो वो वास्तव में बहुत अच्छा, मतलब देश के उसमें हमारे वीर जवानों के लिए एक श्रद्धांजलि है। और इसलिए मैं आप सबसे, मतलब हालांकि यहाँ से थोड़ा सा धार से थोड़ा वेरिएट होकर कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि ये हमारा नेशनल वो उससे रिलेटेड है, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है, रिपब्लिक इंडिया से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं सबसे मतलब क्या कहते हैं, ऐसे सिटीजन ऑफ इंडिया सबसे निवेदन करूंगा कि हम लोग को कभी मौका लगे तो हम जरूर जाएं वहां पे वॉर मेमोरियल देखने, और मैं भी कभी नेक्स्ट मौका जैसे लगेगा मैं भी जरूर जाऊंगा। तो अब मैं छोटा सा संक्षिप्त में मंगई जी का बिल्कुल वो करूंगा कि मंगई जी से मैं आज से 3 साल पहले कानपुर से स्थानांतरित होकर यहाँ पे आया था। तो मंगई जी, क्योंकि मैं लेखा विभाग हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम का एक बहुत अहम विभाग है, तो मंगई जी हमारे साथ उसमें थे। तो धीरे धीरे मैं भी उनके साथ क्या कहते हैं, ये धाक के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हुई। और मैं सच्चाई बोलूंगा, मेरे को सबसे पहले जब मैंने वहां देखा तो मंगई जी के पास एक धाक का कैलेंडर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था न्यू ईयर पे, तो मुझे बड़ा अपीलिंग लगा धाक का कैलेंडर। फर्स्ट ईयर जब मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं धाक का मेंबर नहीं था, तो मैंने मंगई जी से कहा कि मंगई जी मुझे कैलेंडर 2 दीजिएगा, एक मैं अपने यहाँ देहरादून वाले घर पे लगाऊंगा, एक कानपुर वाले घर पे लगाऊंगा। और मैं मतलब आज भी कह रहा हूँ कि मंगई जी मुझे हर साल 2 कैलेंडर वो धाक के जरूर देते हैं। मैं सौभाग्य हूँ, मेरे को बहुत अच्छा मतलब वो है कि मैं आपके साथ धाक में जुड़ा और स्मृति वन में जुड़ा, और मैं देख रहा हूँ कि वास्तव में मतलब 2 सालों से तो मैं 1-1.5 साल से तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, रेगुलरली आ रहा हूँ। लेकिन मुझे बड़ा मतलब जब भी मौका लगता है, जब भी मैं यहाँ पे होता हूँ, चाहे मैं कलियो फेस्टिवल है, मैं यहाँ पे जरूर पार्टिसिपेट करता हूँ आके, चाहे मतलब मुझे मेरे फादर की स्मृति में भी मुझे एक स्मृति चिन्ह लगाने को मिला, मुझे उसके लिए मैं बड़ा धाक का आभारी हूँ। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, भारतीय जीवन बीमा निगम जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम देश की अग्रणी जीवन बीमा कंपनी है। और हालांकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ बोलना चाहिए, लेकिन अब ये है कि हमारे सब कस्टमर्स हैं, यहाँ पे कस्टमर्स भी हैं, हमारे पॉलिसी होल्डर्स भी हैं। एक छोटा सा बस मैं आप लोगों को संदेश देना चाहूंगा कि हमारे जो क्या कहते हैं जीवन बीमा निगम के जिन्होंने भी पॉलिसी ले रखी है, उसको पैन से जरूर रजिस्टर करा ले। तो पैन कार्ड से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, मंगई जी उसका लिंक आपको दे देंगे, मैं उनको दे दूंगा, आपको दे दूंगा। तो उससे क्या है कि हमारी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी उसमें बेनिफिट्स हैं वो हम उसको अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत धन्यवाद अरोड़ा सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी। और LIC वाली जो जानकारी दी, ये सच में अभी तक मुझे तो पता नहीं थी, औरों को कितना पता मैं नहीं जानता, लेकिन आपने आज के इस कार्यक्रम को कई आयामों से, कई बिंदुओं से जोड़कर देखा, बहुत अच्छी बात है। और धात के बारे में आप इतनी जानकारी रख रहे हैं, ये अपने आप में और बड़ी बात है। तो ये मंगई जी का स्वभाव है, या उनका अट्रैक्शन कहिए, या उनका मतलब क्या कहिए, उनके मतलब मृदुभाषी कहिए, जो उनकी लाइजनिंग है वही आज काम आ रही है, और आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं चाहूंगा कि LIC से ही हमारे साथ हमारी मित्र पंकज छतवाल जी यहाँ पर बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि मैडम भी आप आएं और अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। मैडम पंकज छतवाल जी, एक बार जोरदार तालियों से मैं उनका स्वागत किया जाए। धन्यवाद जिज्ञासु जी, नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर धात में अपना इंडिया का 73वां गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित हुए हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। यहाँ पर ध्वजारोहण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम भी धात में मंगई जी के थ्रू ही जुड़े हैं, 1-1.5 साल हो गया यहाँ आते हुए हमें। और धात ने जिस तरह से इस एरिया को विकसित किया है, नीना मैडम, नवानी जी, धात के सभी सदस्य वाकई बधाई के पात्र हैं वो, क्योंकि जिस तरह से इसमें हरियाली आ रही है, सब सामने सबको दिख रहा है कि कितना मेहनत से यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। इसमें संजय भी हैं जो रोज अपना यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करते हैं। ये मैं आपको सबको, जैसे अरोड़ा जी ने बताया कि पैन से लिंक करना है, उसके साथ ही आजकल न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा है ना कि हम लोग को अपना डीमैट अकाउंट भी खुलवाना है, क्योंकि LIC का जो IPO आ रहा है उसमें हमारे पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% की छूट दी जा रही है। तो इसमें एक डीमैट अकाउंट खुलवाना है आपको, एक पैन से रजिस्टर कराना है, बस ये 2 चीजें करानी है। इसके लिए लगातार बड़े बड़े विज्ञापन पब्लिश कर रही है LIC। इस मौके पर मैं धात की प्रगति के लिए बहुत आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ
कि जैसे आप लोग इस समाज में इतना सामाजिक पुनरुत्थान का कार्य कर रहे हैं, इसी तरह निरंतर धात आगे प्रगति करता रहे, हमारे समाज को आगे लेके जाता रहे। बच्चों की पढ़ाई का हो या अपनी पुरानी अनाजों को प्रिजर्व करने की जितनी भी शैलियां हैं, सबके प्रति धात समर्पित है। इसके लिए आप बहुत धन्यवाद आपको। आप इसी तरह से अपने हमारे पुराने रीति रिवाजों संस्कृति को बचा के रख रहे हैं और उसको आगे ले जा रहे हैं। आप सबका हार्दिक धन्यवाद एवं आभार। धन्यवाद मैम। और हमारे वरिष्ठ साथी विजय जुयाल जी अभी आए हैं। साकेत अपने विकास प्रोगना जी और ब्रिजमोहन उनियाल जी भी पहुंचे हैं। आपका भी स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में शैलजा चौहान जी हैं, मैं आप आए और 2 शब्द कहेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और आप अपने ओजस्वी विचारों से या अपने जी चलिए कुछ हाँ वही स्वागत है आपका मैडम शैलजा चौहान। आज गणतंत्र दिवस की इस उत्कृष्ट अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वजनों का और कार्यकुशल धात संस्था के सभी सदस्यों का और श्री आधार स्तंभ श्री नवानी जी और कार्यकारी और कर्मठ सचिव श्री ममगाई जी और स्मृति वन की सचिव नीना जी, आप सबका मैं समस्त जनों का आभार व्यक्त करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि अभी मैं नई ही इस संस्था से जुड़ी हूँ, खाली जुड़ी हूँ, अभी कुछ भी योगदान यहाँ नहीं दे पाई हूँ। लेकिन धात की कार्यशैली और कार्य प्रणाली को देख करके लगा कि बहुत मतलब खाली जीना और अपने लिए ही पेट भरने के लिए जीवन व्यतीत करना ही काफ़ी नहीं होता है। तो एक छोटी सी कविता मुझे याद आ रही है जो बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ी थी कि जब मैं ज़्यादा याद तो नहीं है लेकिन कि पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी कि वह इतना सा ही है संसार, लेकिन जब उड़ी मैं पंख पसार तब मेरी समझ में आया बहुत बड़ा है ये संसार। तो वही विस्तार और वही क्या कहेंगे कि मतलब विस्तारित सीमाओं को में नहीं बांध सकते इसको, लेकिन जो सकारात्मकता है, जो कार्य करने की प्रेरणा है और जो एक मानवता के लिए और एक समाज के लिए जो भी धात के द्वारा, धात संस्था के द्वारा किया जा रहा है, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई और मुझे भी मतलब ये प्रेरणा मिली कि मुझे भी मतलब थोड़ा सा अपना एक लघु या क्षुद्र जो भी है योगदान के माध्यम से इस संस्था से हमेशा ही जुड़े रहना है। आप सबका बहुत बहुत आभार और हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद मैम जी, आपने अपने विचार रखे और कहते हैं कि गागर में सागर में यही होता है कि थोड़ा सा आपने कहा, आपने पूरी बात अपनी कह दी। अच्छा है। और हमारे वरिष्ठ साथी विजय जुयाल जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूँगा कि अपने आशीर्वचन आप 2 शब्द जरूर कहें, अच्छा लगेगा। और बहुत समय के बाद आप आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका मुझे लगता है कि परिचय कराने की तो कोई भी धात का व्यक्ति परिचय का मोहताज नहीं है। परिचय जितना देंगे उतना कम लगेगा, जितना बोलेंगे उतने इनके बारे में कम लगेगा। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि आप यहाँ पर जितने हैं, कह सकते हैं नवानी जी कहते हैं कि मतलब यहाँ फक्कड़ बाबा हैं, जोगी रूप के हैं कि मतलब उन्होंने अपना वक्त पड़े तो घर परिवार भी छोड़ देते हैं, काम के लिए निकलना। आपने भी कम से कम 8 साल गांव-गांव की यात्राएं की और मुझे लगता है
एक 1100 गांव का आपने भ्रमण किया है और बहुत सारे काम उन्होंने उत्तराखंड के लिए किए हैं, समाज के लिए किए हैं। और आजकल जो काम जिस पर ज़्यादा उनका फोकस है मुझे लगता है धात के साथ साथ, वो ये है कि ये अनाथ बच्चों का, ये गरीब बच्चियों की शादियों में इनका बड़ा रुझान है। और अभी तक कितनी शादी होगी? कम से कम 24 शादियाँ सर आपने अपनी तरफ से करवाई हैं। ये विजय जुएलरी का हुआ। और अब आप बोलिए। धन्यवाद, नमस्कार। असल में क्या बोलूँ, मंच में काम करने वाले लोग नहीं, हम बिल्कुल ज़मीन में काम करने वाले लोग हैं, इसलिए मंचों से डरते हैं और दूर रहने की कोशिश करते हैं। साफ सी बात है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ 2 ही बात करूँगा मैं कि वास्तव में जो बात कह रही है ठीक है, आज जिस रूप में काम कर रहे हैं वास्तव में उसको बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, उसको तो दिख रहा है। यही नहीं, जहाँ भी आप जाएंगे उत्तराखंड के किसी भी कोने में जाएंगे वहाँ दिखता है। मतलब खाली हम लोग बोलते नहीं हैं, ज़मीन में करते हैं, ज़मीन में करते हैं, इसलिए दिखता भी है। तो हमारा सबसे यही है कि भाई आप लोग मंचों से कम बोलें, ज़मीन में जितना अच्छा कुछ कर सकते हैं वही दिखेगा। मंचों में, भाषणों में, दीवारों में, पोस्टरों में सब कुछ होता है और दिखता है। कुछ लोग ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता है, लेकिन ज़मीन में जो काम होता है, मतलब कहते हैं ना कि शब्दों से ज़्यादा कार्यों की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, तो वास्तव में जाती है। जब भी मैं घूमता हूँ पहाड़ों में, आज की तारीख में भी घूम रहा हूँ और खूब घूमता हूँ, तो वास्तव में हमें जहाँ जहाँ पर भी कोई भी हम अपनी तरफ से कुछ करें कैसे भी है, नाम धात का ही आता है कि भाई हाँ ये धात वाले लोग हैं। तो इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन भी है कि आप जुड़े, जितना कम से कम कर सकते हैं करें। अपने लिए नहीं होता है, आप दूसरों के लिए जब करेंगे तब जाके उसकी वैल्यू बढ़ती है, कीमत बढ़ती है। तो इसी उसके साथ मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अभी एक चीज़ और, चलो खैर धन्यवाद। मैंने कुछ रहेगी तो बोल सकता। आप भी LIC से जुड़े हुए हैं और LIC के लिए बहुत काम आप करते हैं और मुझे लगता है कि अब बहुत सबब आपने देख लिया। वास्तव में धात के ऐसी तो बहुत सारी खूबियां हैं, खूबसूरतियां हैं, लेकिन इनमें से एक खूबसूरती ये भी है कि विजय जुएल जी ने कहा कि हम मंच के लोग नहीं हैं और मंच पर हम वैसे भी ज्यादा विश्वास नहीं करते। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं कभी हूँ तो मैं बोलने के लिए इसलिए मैं आज आगे भी आगे हूँ। अदरवाइज धात में जितने लोग हजार लोग हैं, ये माइक का शौक, मंच का शौक किसी को नहीं है। जिनको जो काम दिया जाता है या जो लोग जिस काम से जुड़े हुए हैं वो आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। विजय जुएल जी ने एक बात और अच्छी ये कही कि लोग कहते हैं कि साहब आप हमारे लिए ज्यादा करो, उन्होंने कहा हमारे लिए कम से कम करें, हमारे लिए नहीं, धात के लिए, समाज के लिए कम से कम करें, लेकिन करें जरूर। तो ये अपने आप में एक खूबसूरती है कि हम आपसे बहुत नहीं लेते। हमने कहा भाई जो आपकी मर्जी है थोड़ा सा कर दें, और वही एक बार मतलब कुछ समय के बाद आपको दिखने लगेगा कि आपने वास्तव में समाज के लिए कुछ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जुएल जी। और धात की इन खूबसूरतियों के बीच में या धात के जितने आयाम हैं, उन आयाम में जो हमारे पिलर हैं, बहुत सारे, वैसे तो पिलर बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य पिलरों में एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति के कारण हम रोज ही बंधे चले आ जाते हैं बिना उनके ऑर्डर के। जैसे सर ने कहा कि हमें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद चले आ जाते हैं। मैडम रावत ने कहा कि बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ काम होता है पहुंच जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बिना बुलाए हुए उनके कहने, मतलब उनका डर ही है हमारे लिए। मैं तो कह सकता हूँ कि क्योंकि सिगरेट्स नहीं है हमारे, तो उनका डर भी हमें लाजमी मानना पड़ेगा और उनका खौफ बना रहता है। अगर काम उन्होंने कोई बता दिया, जब तक वो काम नहीं होता है तब तक मैं समझता हूँ, मैं तो रात में कई बार नींद में भी उठ जाता हूँ कि यार मंगवा जी ने फलाना काम दे रखा है और इस काम को करना है। तो मैं आदर से तन्मय मंगवा जी को बुलाता हूँ कि वो आए और अपने विचारों को हम साथ साझा करें। तो आदरणीय तन्मय मंगवा जी इस युवा और जोशीले व्यक्ति के लिए 2000 सिंह का स्वागत किया जाए। धन्यवाद शांति जी। तो मेरे ऑफिस वालों के सामने मेरी पोल पट्टी हो रहा है इस बार आपको माफ नहीं किया था। मेरे ऑफिस वाले मुझे कतई सज्जन इंसान मानते हैं, वो देखते हैं वो ऑफिस में किसी भी तरह की लोगों को धमकाने या डराने में विश्वास नहीं रखता। तो आप सबको बहुत गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और अच्छी बात यह हो गई है, हम बहुत समय से सोचते थे कि हम लोग हर वर्ष एक ऐसा स्थान हो जहाँ पर हम झंडारोहण कर सकें, क्योंकि संस्था के तौर पर जब हम एक अच्छे समाज के लिए, अच्छी दुनिया बनाने के लिए प्रयास करते, तो कहीं एक तरह से हम उस गणतंत्र दिवस के जो सपना था हमारा, जो देश के लिए आज से
लगभग 75 वर्ष पहले देखा गया था, उसको पूरा करते हैं। और धात भी हमारे अच्छे देश की कल्पना का विस्तार है और उसमें छोटा सा योगदान हम सब धात के साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं और उससे कहीं ज्यादा साथी जो हम सबको साथ आते हैं, जुड़ते हैं और वो करते हैं। तो उसके लिए हमको ये स्थान मिला और ये स्थान मिलने के बाद हम लोग ने सबसे पहले आकर के यहाँ पर झंडे का स्थान बनाया और तब से लगभग मेरे ख्याल से 2 वर्ष हो गए हम लगातार यहाँ पर झंडा आरोहण करते हैं और हर बार कोशिश करते हैं कि पिछली बार से कुछ बेहतर हो। और जो भी जिन भी मूल्यों को लेकर के हम यहाँ पर आए थे वो दरअसल में हमारे हिस्से का गणतंत्र है जिसे कह सकते हैं। एक हमारे हिस्से की दुनिया है धात की जिसको हम बनाते हैं, जिसमें अच्छे फूल पौधों का स्थान है, जिसमें उत्तराखंड के अनाज का स्थान है, उत्तराखंड की भाषा का, उत्तराखंड की संस्कृति का और एक ऐसे विचार का स्थान है कि जिसमें जो भी हमारे साथ यहाँ लोग जुड़े, जो समाज के लोग जुड़े, वो अपना अपना हिस्सा ढूंढे। और मैं अभी कह रहा था हमारे LIC के साथियों से कि ये बहुत आसान था हमारे लिए कि हम इस स्मृति वन में जब हमको मुख्यमंत्री जी ने स्थान दिया था तो हम DM से बात करते या विधायक जी से बात करते और पैसा ला करके इस स्थान को बहुत सुंदर और बहुत जल्दी बना सकते थे। लेकिन जैसा धात का विचार रहा है वो यात्रा वहां थम जाती है, लेकिन हमने इस यात्रा को वहां छोटा नहीं बढ़ के विस्तार दिया। आज हमारे साथ अरोड़ा जी जुड़े हैं जो रहते कानपुर से हैं, वो यहाँ आए, उन्होंने पौधा लगाया। अरविंद गुप्ता जी जुड़े, उनका परिवार जुड़ा, पंकज मैडम जुड़ी, इतने सारे लोग, हितेश कुनियाल नए बच्चा है, तो वो सब लोग अपने अपना हिस्सा तलाशते हुए अपने अपने हिस्से का अच्छा काम करने के लिए धात में जुड़े। और यही हमारी हिस्से का गणतंत्र है, ये हमारे हिस्से की अच्छी दुनिया का निर्माण है जिसमें इन पौधों को लगाने का क्रेडिट लोकेश नवानी जी नहीं ले रहे हैं कि यार मैंने स्मृति वन बनाया, या तन्मय जी नहीं ले रहे हैं, विकास जी नहीं ले रहे हैं, या ब्रिजमोहन बिहार जी नहीं ले रहे। सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और नए नए लोगों को जोड़ रहे हैं इस काम से कि आओ तुम भी एक छोटा सा पौधा लगाओ और अपने हिस्से की अच्छी दुनिया बनाओ। तो मुझे लगता है ये विचार महत्वपूर्ण है जहां हम व्यक्तिगत न होकर के सामूहिकता के साथ हर काम को अंजाम देते हैं। आने वाले समय में हमारा मातृभाषा दिवस का आयोजन होने वाला है उत्तराखंड की भाषाओं के लिए जो हम काम करते हैं, उसमें भी हमारी कोशिश रहती है कि हम बड़े समाज को शामिल करें, उसके भाषा से, उसके विचार से परिचित कराएं। ऐसा ही हमारे जैसे पुनरुत्थान के लिए नीना जी ने कहा कि आज एक बच्चे को वो उसकी शिक्षा में सहयोग करना चाहती है। तो पुनरुत्थान हमारा एक ऐसा विचार था जो 2013 में केदारनाथ आपदा के बाद जब बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, लगभग 526 लोगों की तो ऑफिशियल मृत्यु मानी जाती है होगा, और वो सब लोग कोई खुला खर्चा चलाता था, कोई छोटा मोटा पुरोहित करते थे, तो उनके बच्चों के सामने शिक्षा का संकट था। उन लोगों ने हमसे कहा वहां के लोगों ने कि हम खाना तो मिल जाएगा हमको शायद, लेकिन हमारे बच्चों की पढ़ाई के सामने संकट आ सकता है। तो हम लोगों ने तब एक विचार शुरू किया कि चलो हम ऐसा करते हैं, इनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने एक 800 रुपये महीने का एक कंसेप्ट बनाया और साल भर की 10,000 की मदद एक बच्चे को देने के लिए अपील करी। और धात की जैसे अपील पर स्मृति वन में इतने सारे लोगों ने सैकड़ों पौधे लगाए, वैसे उसमें भी सैकड़ों लोग जुड़े। शुरुआती दौर में कम जुड़े, धीरे धीरे विस्तार हुआ। हमने बस उसे संभाले रखा, सहेजे रखा। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि पिछले 8 साल की इस अनवरत यात्रा में 200 से अधिक छात्र शामिल हुए। वो कुछ बड़े होकर, चूंकि बच्चों की शादी हुई, कुछ बच्चे 12th कर चुके हैं। आज भी हम उनको हर महीने 35 से लेकर 40 बच्चों को कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें इस बार कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई थी उनमें से भी कुछ बच्चे हैं। और इसमें से कोई भी पैसा धात का कोई FD या फंड से नहीं आता है। हम समाज के सामने अपील जारी करते हैं। जैसे आज नीना रावत जी आई थी, परसों हमारे LIC के और एजेंट साथी है मिथिलेश ठाकुर जी, उनके परिवार के बच्चों ने कहा कि वो एक बच्ची के लिए मदद करना चाहते हैं। तो रामनगर की लड़की जिसकी अपील आई थी उसके लिए किया। एक मेरे दोस्त अमेरिका में, उन्होंने भी मुझसे कहा है पिछले दिनों कि वो एक बच्चे की मदद करना चाहते हैं। आप समझ लीजिए सिलसिला जारी है। और सिलसिले में आज तक हम धात के खाते से 35 लाख और 30,000 के आसपास खाता से तो हम अपने ट्रांसफर कर चुके हैं पिछले 8 सालों में। उसके अलावा कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो बच्चों के खाते में सीधा भेजती है, वो भी 7 लाख के आसपास है। हमने उत्तराखंड सरकार से भी 1 करोड़ रुपए रिलीज कराया था बच्चों के लिए। तो ये एक तरह से हमारा सामाजिक जिम्मेदारी का बोध था। उनमें से बहुत सारे बच्चे हमें जानते नहीं, वो हमारा नाम नहीं जानते, वो जानते हैं कोई धात संस्था है जो उनको मदद करती है। तो ये हमारे हिस्से की अच्छी दुनिया थी, हमारे हिस्से गणतंत्र था कि हमने अपने देश के उन नागरिकों के साथ खड़े होने का तय किया जिनके जीवन पर एक इतना बड़ा संकट आया। ऐसे ही कोई आशा कार्यक्रम हमारा चलता है जिसमें हम लोगों से कहते हैं कि अपने गांव के स्कूल में, किसी ऐसे स्कूल में जिन स्कूलों में अच्छी किताबें दी जानी चाहिए, जिन बच्चों को अगर अच्छी किताबें मिले तो क्या पता उनकी जिंदगी बदल जाए। क्योंकि हम सब जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी हम जगह पर खड़े हुए हैं, चाहे अरोड़ा जी, अरविंद गुप्ता जी, सब अपनी अपनी एजुकेशन या अच्छी पढ़ाई के कारण है। और उसने ही हमको एक जीवन में अच्छे नागरिक होने का और एक अच्छी जीवन जीने का अवसर दिया है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई बच्चा
हमारे दिए हुए अच्छे ज्ञान और अच्छी किताबों से उसे जीवन में सही रास्ता मिल जाए और वो भी हम जैसा जीवन जी सके, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय हुआ हम सबके लिए। और इसी अभियान का नाम खुला अक्षर रहा है, जिसमें हम सब लोग 100 रुपये महीना कंट्रीब्यूट कर करके साल भर के 1200 रुपये के साथ उत्तराखंड के अलग अलग स्कूलों में कोने बनाते हैं। और वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 500 से 600 के बीच में कोने एग्जिस्ट करते हैं। आज गणेश उनियाल जी को कोरोना हुआ है, इसलिए नहीं आ पाए, वो आज वो बताते हैं इस बारे में। तो हमारे धात के जितने भी कार्यक्रम हैं उसके आधार में आम समाज है, उसके आधार में कोई धनाढ़ व्यक्ति नहीं है जिसने हमको 10 लाख रुपए दे दिया, कोई सरकार नहीं है जिसने हमको कुछ पैसा दे दिया। हम सब लोग लगातार समाज के बीच में जाते हैं, उन्हें कैलेंडर देते हैं, उनसे छोटी सी बात करते हैं, उनसे कहते हैं आप एक कोना कंट्रीब्यूट कीजिए, एक पौधा लगाइए। तो आप देखेंगे कि जो धात एक दुनिया बना रही है वो दरअसल में एक सच्चा गणतंत्र की सपना है, जिसमें बिना किसी जाति धर्म और बिना किसी भेदभाव के हम उन सब लोगों से को जुड़ने की और एक अच्छा काम करने की प्रेरणा देते हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। हमारी यात्रा जारी है। मैं आज अरोड़ा जी से बहुत सारे दोस्तों से कह रहा था कि मुझे लगता है कि इस दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आप किसी विचार को अगर कर रहे हैं, किसी विचार पर आप काम करते हैं, तो उसका सतत रहना, लगातार रहना उसके आसपास की जमीन को हरियाली से भर देता है। हमने पिछले दिनों में उदाहरण के साथ समाप्त करूंगा कि हम लोगों ने पिछले दिनों यहाँ पर एक पानी का स्रोत मिला, तो हमने तय किया कि इस पानी को नीचे तक लाया जाए और यहाँ पर छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाते हैं। और पुल बनाने के लिए हमने अपील करी, तो सदानंद भंडारी जी ने, उषा जी ने और चारू जी ने, उन्होंने कहा हम कंट्रीब्यूट करेंगे लड़के का श्रम, आप पुल बनवाइए। और वो पुल बन गई। और आप उस पुल को भी धात की यात्रा के तर्ज पे देख सकते हैं कि जब से वो पुल बनी उसके इर्द गिर्द के पौधे अपने आप हरे हुए हैं, हम उनमें पानी नहीं डाल रहे हैं। तो जो पानी सतत चलता है वो अपने आसपास नमी फैलाता है, अपने आसपास के पौधों को एक अलग तरह की हरियाली और जीवन से भर देता है। इस तरह से धात की जो 35 साल की यात्रा है वो एक ऐसी बहती हुई नदी है जिसने अब हम खुद नहीं जानते वो लोगों कितने लोग धात से होकर गुजरे, वो अच्छे इंसान बन गए, वो अच्छे कवि बन गए, उन्होंने पौधा लगा दिया, उन्होंने कोई अच्छा अनाज खरीदा, उन्होंने अच्छी बात करी। तो मुझे लगता है धात की यात्रा चलती रहे ऐसे भविष्य में बहुत सारे सालों तक। आज हम इसको निभा रहे हैं, कल हितेश, वीरेश या रविंद्र नेगी कोई और निभाएंगे। और एक अच्छी दुनिया को बनाने का जो हमारा योगदान है व्यक्तिगत रूप से और संस्था के रूप से वो हमेशा चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार साथ आते हैं, साथ देते हैं, हर कॉल पर आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसी के साथी मेरे विशेष रूप से आते हैं, क्योंकि वो मुझे एक और एक तरह से भाव से भर देता है। क्योंकि जिन लोगों से आप रोज मिलते हैं, अगर वो आपका कहीं आपको आदर से या कहीं आपको स्नेह से देखते हैं, तो उससे बड़ी कोई मतलब मुझे लगता है उससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं होता। तो आप लोगों के लिए विशेष धन्यवाद और सभी लोग जो आए उनका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। बहुत धन्यवाद ममता जी, और कई सारी बातें आपने बताई। मुझे बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। धात की यही खूबसूरती है जो अनवरत चल रही है और हम तरक्की कर रहे हैं, आगे निरंतर चल रहे हैं। और अब 4 लाइन वो कहीं से मुझे एक जानकारी मिली कि याद आ रही है कुछ पंक्तियां कि 3 रंग का नहीं वस्त्र ये, 3 रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीयों के दिल का स्वाभिमान है, यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। और तीनों रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, तीनों रंगों में रंगा ये अपना हिंदुस्तान है। मैं उस व्यक्ति की ओर इंगित कर रहा हूँ जिन्होंने 70 के दशक में जिनके दिमाग में ये बीज उपजा होगा। कुछ लोग धात को थॉट ऑफ स्कूल भी कहते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि केवल आप सामाजिक काम करते हैं या आप केवल अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए आते हैं। यहाँ पर जिस तरह के भी लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, आए, और ये ऐसा कारवां है, ऐसी ट्रेन है कि इसमें व्यक्ति चढ़ता रहता है। ये मंजिल हमें अभी तक पता नहीं कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, कहाँ पहुँचेंगे। ये हमारा कारवां चल रहा है। इसमें बहुत सारे लोग आए जिन लोगों ने कुछ सीखा। सीखने के बाद नवानी जी से उन्होंने जानकारियाँ ली और उसके बाद वो अपने अपने प्रतिष्ठानों में या अपने अपने जो भी वो काम करना चाहते थे उन कामों में इस समय श्रेष्ठ हैं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं और बहुत सारे व्यक्तियों ने धात को ज्वाइन किया, धात के लिए काम किया और आज भी करते हैं। मैंने जैसे कहा कि आज हम यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ हैं, नवानी जी इस कार्यक्रम को किसी जंगल में, किसी निर्जन में भी करेंगे, वहां पर भी इतने लोग पहुंच जाते हैं, न जाने क्यों या कैसे, मुझे खुद नहीं पता। और नवानी जी मैं ये कह सकता हूँ कि चल पड़े जिधर 2 डगमग, चल पड़े कोटि पर उसी ओर,
पड़ गई, जिधर भी एक दृष्टि पड़ गई उसी दृष्टि पड़ गई, कोटि दृष्टि उसी ओर। नवानी जी भी उसी परंपरा के व्यक्ति मुझे लगते हैं। और क्योंकि इन्होंने भी, जैसे मैंने विजय जुयाल जी का जिक्र किया था, इसी ढंग से नवानी जी ने भी कभी ये नहीं देखा कि अगर धात का कोई काम होना तो इन्होंने घर के कामों को, परिवार के कामों को, यहाँ तक निजी, अब मैं बहुत वैसे नहीं कहना चाहता, नहीं तो पता लगा शाम को मैंने उन्हीं के साथ जाना है। तो कई सारी चीजें इन्होंने छोड़ दी हैं और केवल सामाजिक काम पर इन्होंने निरंतर काम किया है। मैं उसी व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ और उन्हीं के मुखार बिंदु से कुछ हम सुनेंगे। मैं आदरणीय लोकेश नवानी जी को आमंत्रित करता हूँ, आए और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। सर नमस्कार। धन्यवाद शांति जी। और सबसे पहले इस 73वें गणतंत्र पर भारत के जन जन को सलाम, जन जन को नमन। आप सबको भी गणतंत्र दिवस पर भारत के जन के रूप में नमस्कार। आप सभी लोगों ने बहुत सारी बातें यहाँ पर रखी, कहीं अपने विचार व्यक्त किए। हम जो भारत का संविधान है, जिसकी वजह से भारत में जो हजारों तरह की विसंगतियां और विद्रूपताएं थी भारतीय समाज में, जो ऊंच नीच था, असमानताएं थी, उसको पाटने का एक विचार था भारतीय संविधान। हम उसे मानते हैं कि एक दस्तावेज है भारत का, लेकिन ये हमारे उन लोगों का विचार था जो इस भारत को, इस समाज को एक सुंदर देश बनाना चाहते थे। मैं समझता हूं कि ये दुनिया का एक बेहतर संविधान है जो सबको अवसर देता है, समावेशी समाज की रचना करता है। और इस सभ्यता का जो हजारों साल पुरानी भारतीय सभ्यता है, उसे एक बेहतर और सुंदर दुनिया और समाज बनाने के रास्ते पर जा रहा है। आप सब जानते हैं कि आजादी से पूर्व भारतीय समाज में बहुत कमियां थी। हम जानते हैं कि हमें लगता है कि दुनिया में हमारी संस्कृति बहुत सुंदर है। हम ये भी कहते थे कि हमारा देश सोने की चिड़िया था। तो दरअसल ये दोनों ही बातें असत्य थी। हमारे समाज में बहुत बुराइयां, कमियां, विसंगतियां और विद्रूपताएं थी। असमानता थी, निर्धनता थी। आप अगर गांधी जी के सन 30 के जुलूस के चित्र देखेंगे तो हमारे यहाँ के जो किसान थे, जो लोग थे, आप देखेंगे कि उनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे। अशिक्षा थी, बहुत बड़ा सामाजिक भेदभाव और गैप था। आज भी भारतीय संस्कृति में हम ये सब देखते हैं और पाते हैं। हमारे समाजों और लोगों के बीच में आज भी बहुत सारी दूरियां हैं। इस दूरी को और सांस्कृतिक कमियों को दूर करने के जिस दस्तावेज का या जिस विचार का नाम है, उसका नाम है भारतीय संविधान। और जब से ये भारतीय संविधान अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 से, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे जो अंतर के द्वंद्व हैं वो भी समाज के पटल पर आते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर रहे हैं। आज अब आप सब यहाँ आए हैं, विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं के प्रतिनिधि हैं, विभिन्न वैचारिक सोच के प्रतिनिधि हैं, लेकिन हम इस भारत का निर्माण कर रहे हैं। वो हमारी जगह छोटी भी हो सकती है। कहते हैं कि जिसे स्थान बल कहते हैं संस्कृति में, हम जहाँ होते हैं वहाँ पर अपना योगदान करते हैं समाज के निर्माण में, उस धरती के निर्माण में, उसकी बेहतरी के लिए। और इस भारत का एक संक्रमण काल का जो दौर है वो आज भी जारी है। वो किस रूप में जारी है? जिसे हम सभ्यता कहते हैं, सिविलाइजेशन। भारत एक पुरानी सिविलाइजेशन है, बहुत बड़ी सिविलाइजेशन के साथ साथ एक सांस्कृतिक धारा भी रही है भारत की। अब आप अगर पाएंगे तो आज इस सांस्कृतिक धारा में बहुत सारी चीजें हैं जब हम इन्हें अपना रहे हैं। भाई मैं ये देख रहा हूं कि जैसे कि अरोड़ा जी यहाँ पर आते हैं तो जो वो विचार बार बार प्रकट करते हैं बातचीत में, तो मैं उन्हें पाता हूँ कि वे एक समावेशी भारत की ओर बढ़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मैं यहाँ की हर चीज को एंजॉय करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि वो समावेशी भारत के निर्माण के एक व्यक्ति हैं, उसकी ओर बढ़ते हैं। ये मैडम आती हैं जो वहाँ पर, पंकज जी मैं देखता हूँ बार बार आती हैं, यहाँ पर भूमिका निभाती हैं, तो एक समावेशी भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। हम खुद जब दक्षिण भारत में जाते हैं, वहाँ के सामाजिक परिवेश को देखते हैं, गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो हम उससे जुड़ते हैं। तो ये भारत आने वाले 200 वर्षों में इतना बदल जाएगा कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जो यहाँ पर विसंगतियां, विद्वेष, हमारे बीच में गैप्स हैं, ये सब घट जाएंगे और हम एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध भारत को बनाएंगे। तब हमारे बीच में जो ये तमाम तरह की कमियां हैं, जाति की कमियां हैं, धर्म की कमियां हैं, आर्थिक अभाव हैं, ये सब दूर हो जाएंगे। और आपका कंट्रीब्यूशन है, आप कहते हैं कि मैं कानपुर से आया हूँ, त्यागी जी कहीं से आए हैं, आप सर कहीं से आए हैं, लेकिन हम इस भारत का निर्माण उन जगह जगह में जाकर बना रहे हैं। अभी ये पंकज मैडम बता रही थी, मैं गोपेश्वर में भी रही हूँ, वहां के बारे में जानकारी दे रही थी। इस तरह से हम अपने देश को समझते हैं, इस जन को समझते हैं, और अंततोगत्वा हमारी जो वैचारिक दृष्टि है वो पनपती है, विशाल होती है, और हम जो निर्माण कर रहे हैं इस भारत में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप सब यहाँ पर आते हैं, धात के बारे में जैसे तन्मय ने बताया या जो हमारे सभी साथियों ने बताया, ये बहुत साधारण लोगों का एक समूह है, इसमें कोई भी असाधारण नहीं। लेकिन हम निरंतर इतने वर्षों से जो काम कर रहे हैं, हमारा जो प्रयास था, जो हमारा विचार था, वो अच्छे सामाजिक कर्म करने का था। हम नहीं मानते कि हमारे काम करने से दुनिया चेंज हो जाएगी। इस धरती पर राम भी आए, कृष्ण भी आए, बुद्ध भी आए, उन्होंने बहुत कोशिश की हम दुनिया की खराबियों से मुक्त करें, लेकिन कोई ऐसे बदल नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक पेड़ लगा गए हैं, अरोड़ा जी एक पेड़ अपने पिताजी के नाम पर लगा गए हैं, आपने भी लगाया था, आपके परिवार के लोग हरिद्वार से आए थे, मैं समझता हूं ये आपके कर्म की सफलता है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये पेड़ जब खिलेगा, इस धरती को सुंदर बनाएगा। उस पर बोर्ड रहेगा कि कानपुर के गुप्ता जी हैं, उनके पिताजी की स्मृति में एक पेड़ देहरादून में, तो ये आपके लिए भी गर्व की बात होगी। तो जो नई पीढ़ी आएगी हमारे बाद, आने वाले 50 साल बाद बोर्ड पड़ेगी, तो उसके मन में भी एक भावना आएगी कि हमने इस देश में कंट्रीब्यूट करना है, इस समाज को बेहतर बनाना है। मैं समझता हूं कि ये हमारा बहुत बड़ा एफर्ट है। हम किसी बच्चे की मदद करते हैं, कई लोगों ने क्या, पुराने समय में ये काफी परंपरा थी, अगर हमारी वजह से किसी बच्चे का भविष्य बनता है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। मुझे आपको एक दो प्रसंग सुनाना चाहूंगा कि मैंने किसी जमाने में उत्तराखंड ईयर बुक लिखी थी, आज से सन 2000 में, जीके की किताब है वो, और कई सवाल कलेक्ट किए। उस समय कुछ बच्चे आते थे, वो उन्हें पढ़ते थे। जब उन्होंने यहाँ की परीक्षाएं दी तो मुझे मालूम है कि एक लड़की थी जो वो बहुत निर्धन परिवार की थी, उसने उस किताब को पढ़कर उत्तराखंड की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें 3रा स्थान प्राप्त किया। तो मुझे गर्व की अनुभूति, आज वो बहुत अच्छी पोजीशन पर है, बहुत बड़ा बंगला है, कार है, सब कुछ है। ऐसे मुझे एक बार एक बहुत PES ऑफिसर मिल गया, उन्होंने मुझे, वो हाथ से जुड़े, अपने घर बुलाया अपनी बेटी के जन्म दिवस पर। मैं एक्चुअली महिलाओं के गीत भी लिखता हूँ, महिला चेतना के। ये दुनिया बदलेगी, ये महिलाओं से बदलने वाली, लड़कियों से बदलने वाली है, और 50 साल में दुनिया लड़कियां बदलेंगी, उसके गीत हैं। तो जब उन्होंने अपनी बेटी के जन्म दिवस पर बुलाया तो मेरा एक गीत है कि ये लड़की मुस्कुरा तू जोर से हंस, खिलखिला लड़की, हमेशा रख तू हंसने का ये जारी सिलसिला लड़की। तो उन्होंने मुझे अपने घर में बुलाया, उसमें 3 PCS ऑफिसर थे। तो उन्होंने कहा सर मैं तो आपके घर आता था, आपकी किताब पढ़ के मैं यहाँ ऑफिसर नियुक्त हो गया। मुझे नहीं लगता कि हम कोई बड़ा काम करते हैं, लेकिन जब कोई अनायास ऐसा मिल जाता है अकस्मात और ऐसी बात कहता है, तो जो गर्व की अनुभूति होती है वो होता है। तो मैंने किसी व्यक्ति का निर्माण नहीं किया, मैं समझता हूँ कि इस देश के जन को बनाने में, इस समाज को बनाने में, इन लोगों को बनाने में जो छोटा सा भी योगदान करते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वही आपके कर्म की सार्थकता है, वही संतुष्टि। हम धात में भी छोटे छोटे कर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप जब कोई चीज हम करते हैं तो ऑरा होता है उसका ऑरा फैलता है। हम पहले से इस बात को बार बार कहते हैं
कि कर्म का महत्व होता है शब्दों से अधिक। अगर हमने कर्म किया है, ये कर्म दिखाई देता है, इसकी बड़ी इच्छा रहती है हमारी कि हम ऐसा कर्म करें, लोगों को दिखाई दे। इससे जो चीजें ग्रहण करते हैं, मैं समझता हूँ फूल का विचार आपने सुना होगा या फूलों के वृक्षों का विचार सुनते हैं, तो ये परिकल्पना जो है ये दूर तक जाती है और हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं और मूलतः इस गणतंत्र का निर्माण करते हैं। इस भारत के हर नागरिक को संविधान ने जो उसे समानता का दर्जा दिया है, उसे अवसर की समानता दी है, उसे परिकल्पनाओं की समानता दी है, मैं समझता हूँ और कामना करता हूँ कि आप सब उन परिकल्पनाओं से संपन्न हो इस दुनिया को सुंदर बनाने की। व्यक्तिगत स्तर पर हम जीते हैं, खाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सामूहिकता में एक बड़ी ताकत होती है। हम सब कुछ नहीं, धात के बारे में बता दें, कॉमन मैन का संगठन है, अत्यंत साधारण लोग हैं इसमें, लेकिन और हमें खुद नहीं मालूम होता कि हम कौन सा कितना अच्छा काम और कितना एक जिसकी सामाजिक फोर्स पैदा होती है ऐसा काम करते हैं, कौन सा क्रिएशन होता है, लेकिन हम कल्पनाएं करते हैं। और मैं महसूस करता हूं कि धाद के कामों की गूंज दूर तक जाती है। मैं आपको अंतिम प्रसंग सुना देता हूं। जब उत्तराखंड बना था तो धाद ने 1994 में एक धाद का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उत्तराखंड का ग्रंथ आयोजन, जिसमें हमने यहाँ के भूगोल वगैरह पर बड़ी किताब थी वो। उस समय मैं आपको खुशी की बात बता देता हूँ कि एक जो सुधीर पचौरी थे संसद में, उन्होंने उत्तराखंड के निर्माण के लिए जिस ग्रंथ का सहारा लिया था वो धाद था। ये भले क्योंकि हम ऐसे इसको पहले सार्वजनिक ऐसे प्रचार कम करते थे और ऐसे लापरवाह टाइप के लोग रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन हमने बहुत देर में शुरू किया, लेकिन हम वैचारिक स्तर पर बड़ा काम करते थे। और मुझे गर्व से कह रहा हूँ कि उस समय हमें इंडिया टुडे से लेकर जनसत्ता से लेकर बीबीसी में बोलने का मुझे अवसर मिला, आज तक का अवसर मिला। तो मैं समझता हूँ, और तो भी हमने उसको भुनाया नहीं, हम फिर भी साधारण लोग हैं, लेकिन हम काम करने की ताकत रखते हैं। और मैं समझता हूँ ये विचार जो मैं अभी तन्मय जी बोल रहे थे, शांति जी बोल रहे थे, तमाम लोग बोल रहे हैं, तो आपको विचार से संपन्न करता है। और मुझे लगता है कि हम साधारण लोग हैं, लेकिन ये ताकत जो हमें संविधान के जो सूत्र हैं, जो भारत का दस्तावेज है, इस देश का दस्तावेज है, जो वैचारिक दस्तावेज है, उसके कारण हम शक्तियां अर्जित करते हैं और इस समाज के बारे में सोचते हैं या अपने बारे में सोचते हैं, इस धरती के बारे में सोचते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं। आज के गणतंत्र दिवस पर जो 73वां है, हम कई महसूस करते हैं कि उस संक्रमण काल से गुजर रहे हैं जहां हमारे भीतर के द्वंद्व भी आते हैं, लेकिन नहीं, गणतंत्र का जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि गणतंत्र के भीतर एक बहस निरंतर चलती रहती है उसे ठीक करने की। तो भारत के समाज की जो अपनी गलतियां हैं भीतर की, वो आने वाले 200 साल में रिमूव हो जाएंगी। ये समाज बहुत अधिक समान होगा, ये बहुत अधिक तरक्की करेगा। जिस हम घी दूध की नदियों की बात करते थे, ये देश सोने की चिड़िया सचमुच बनेगा, ऐसी कामना है भविष्य के लिए भी। और आम जन के पक्ष में कि वो ताकतवर व्यक्ति बने तो देश ताकतवर बनता है, समाज ताकतवर बनता है, दुनिया ताकतवर बनती है। इसी कामना के साथ इस गणतंत्र पर आप सभी साथियों को, मित्रों को, शुभ चिंतकों को, यहाँ मेरे एक साथी ऋषिकांत मंगाई दिल्ली से आए हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, बड़े डायनामिक हैं, मेरे साथ रहे बचपन से, हम लोग ऐसे छात्र जीवन से करते रहे। मैं समझता हूँ कि इस तरह से तमाम भावनाओं से भरे हुए लोग आए हुए हैं। और इस जो कि आप देख रहे हैं, उजाड़ जंगल था, नीना जी ने इसको चमन बना दिया है, वो चमन बनाने वाली महिला है, उनका स्वागत है। और LIC वाले, मैं बार बार पिछली बार भी कह रहा था, देश का निर्माण करते हैं और वो इस संस्था का भी निर्माण कर रहे हैं। वो दरअसल महंगाई को या मुझे नहीं कर रहे हैं, इस देश का निर्माण कर रहे हैं। संस्थाएं तो आती हैं, समाप्त होती हैं, बनती हैं, लेकिन जो आप कंट्रीब्यूशन कर जाते हैं, जो विचार लेकर जाते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। और उसको सुंदर बनाने का काम हम सामाजिक ताकत से करते हैं। तो इसमें जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं वो संजय कर रहा है। एक ऐसा लड़का जो दिन रात अपार मेहनत करता, बड़ी ईमानदारी से मेहनत, कोई यहाँ रहे न रहे। धातुओं की पेड ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, वैसे हमें कहीं से धन के आगम के स्रोत भी नहीं है हमारे पास। हम आते हैं, अपना श्रम कर जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर नियमित रूप से आता है, बहुत
अल्प व्यय में बहुत सारे काम कर देता है, इसे सुंदर बना रहा है, सजा रहा है, उसमें संजय का बड़ा योगदान है। मैं धात की ओर से गणतंत्र दिवस पर उन्हें 1100 रुपए का पुरस्कार देने का घोषणा करता हूँ और नरेंद्र प्रगति में वो करें। और अंत में मेरे जो तमाम साथी हैं, विकास भगोड़ा से लेकर वीरू भगोड़ा से लेकर हमारे वीरेंद्र खंडूड़ी जो नियमित रूप से यहाँ आते हैं, नीना जी तो सर्वाधिक आती हैं, इन सबका और एलआईसी वाले मित्रों का, बाहर से आए हुए साथियों का इस गणतंत्र दिवस पर शांति का, स्वाति का बहुत बहुत धन्यवाद, नमन, नमस्कार। जैसे कि आपने कहा कि धाद में संजय का आपने जिक्र किया, तो धाद जो है सारे कॉमन मैनों का एक समूह है, हम सब कॉमन मैन हैं और उसमें एक कॉमन मैन हमारे साथ संजय भी है। तो मैं नवानी जी से अनुरोध करूंगा कि संजय को यहीं पर वो धनराशि दे दी जाए। बहुत बहुत स्वागत जी। संजय आप आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सब जरा जोरदार ताली, क्योंकि संजय जो है नवानी जी ने बहुत चर्चा कर दी, कही बिल्कुल ये लड़का ऐसा है कि हम यहाँ रहें ना रहें वो अपने काम पे लगा रहता है। हम जब आए उसे कभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती और संजय को बहुत इस धरती के सपने हैं। दरअसल आपको ये बताया गया कि इसमें बहुत सारे फूलों के पेड़ हैं और फूलों के पेड़ जब कुछ वर्षों बाद पनपेंगे, खिलेंगे, तो एक नया कॉन्सेप्ट है कि फूलों का जंगल हमारे यहाँ पर हो रहा है कि हम जंगलों को इस रूप में करते हैं कि स्वाभाविक रूप से उग रहे हैं, लेकिन पश्चिम में एक कल्पना है, ये दो कल्पना है। एक तो फूलों की घाटियां कुदरत ने बनाई थी, तो जब हमने यहाँ पर ये प्रयास किया तो मुख्यमंत्री से मिले थे, हमने कहा मनुष्यकृत फूलों का जंगल बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा पैच डेवलप करेंगे फूलों के वृक्षों का, उन्हें पसंद है। मैंने कहा दूसरा, फूलों के हम बोगनवेलिया की वैली बनाना चाहते थे उस तरफ। तो जिस दिन ये बोगनवेलिया की होगी तो प्रकृति ने फूलों की घाटी बनाई नेचुरल, हम मनुष्यकृत इसको बनाएंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट राज्य के देश में फैल सके, इसलिए कर रहे हैं। और हमने मुख्यमंत्री को बताया था तो उन्हें पसंद है। तो जो हमें आज धनराशि 1100 रुपए धात की ओर से है और 500 रुपए विजय जीवाल जी ने भी संजय को दिए हैं। तो संजय को ये हमारी ओर से सादर भेंट और इस बच्चे को बधाई। ये बहुत ईमानदार और अच्छा व्यक्ति है, हम नहीं आ पाते उस कमी को दूर करता है, हमारे लिए चाय से भोजन बनाने की व्यवस्था करता है। इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं और गणतंत्र के रूप में मजबूत हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। और हाँ लाइए दीजिए, और ये वो बहन जी भी दे रही हैं, और बल्कि उषा गुसाई बहन जी, और उन्होंने भी 500 रुपए दे दिए हैं चौहान, शैला चौहान जी ने। तो ये नीना रावत जी दे रही हैं, तो बधाई भाई इसको। थैंक यू आप सभी का संजय का धन्यवाद। बाकी ये हमारी हम लोग जिस समय भी यहाँ नहीं आ पाते, मतलब ये खुद ही फ़ोन कर देता है, दीदी अब क्या करूँ, यह काम हो गया है। और ऐसा नहीं, हम लोग तो अचानक आ जाते हैं यहाँ पर। ये मैंने इसको कभी बैठे हुए नहीं देखा और अपनी इच्छा से, अपने घर का काम सोच के इसको करता है, तो बहुत बहुत बधाई का पात्र है। और अभी जो LIC ने पेड़ लगाए थे सड़क पे, तो वहाँ पर जैसे कि हमारे यहाँ कई लोग होते हैं ये ले जाते हैं चोर कर, तो उन्होंने भी ये सारे इसके जो ट्री गार्ड थे चुरा कर ले जा रहे थे, तो सड़क पे ले गए, तो संजय ने पकड़ लिया उनको भगाया भी, उनकी साइकिल भी रख ली। तो मैंने देखा कि साथ में ये बात भी है कि नहीं इसकी रक्षा भी करनी, नहीं तो डर जाता 4 लोगों से। उनको मारपीट भी की, मतलब लड़ाई की, उनको धमकाया, वो भाग गया, साइकिल छोड़ के साइकिल यहीं रखी उनकी। तो कुछ थोड़े ट्री गार्ड ले गए, 5-7 चुरा कर ले जाते हैं। अब क्या कहें, किसी को रात को कौन रहेगा। लेकिन संजय को इसके लिए बधाई, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि आज का कार्यक्रम हम लगभग हर संडे को ऐसे करते थे कि यहाँ पर भोजन की व्यवस्था होती थी और कुछ और चीज़ें होती थी, लेकिन इस बार वो कोरोना काल को देखते हुए ऐसा कुछ नहीं किया। तो बस मिष्ठान वितरण, संजय आप ये लड्डू रखे हुए सबको खिला दें, और आप सब आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।